गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज नंबर 15 की, जो कि कल अपनी कंप्लीट हो गई। आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की। न्यू चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 2, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी चर्चा का विषय होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या की चर्चा करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम बता देता हूं। आपने संख्या पद्धति पढ़ी है। संख्या पद्धति में आपने नंबर्स के प्रकार पढ़े होंगे, काइंड्स ऑफ नंबर पढ़े होंगे कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर पढ़ा होगा। बच्चों ये बेसिक्स है इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 का। कुछ बेसिक यहाँ पर फाउंडेशन में आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी जो आपको आना जरूरी है। आपने छोटी क्लासों में इन संख्याओं को पढ़ा है, अगर आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ जरूर ध्यान दें। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, और उसके बाद में आपने होल नंबर, पूर्ण संख्याएं पढ़ा होगा। होल नंबर। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, फिर आपने पढ़ा होगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटेजर, इंटीजर नंबर है ये। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, और आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, पहले लिख लीजिए। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो लाइक दैट ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ये अपने पास में मुख्यतः ये नंबर्स के प्रकार हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जो होती है, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक चलती है, उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। यहाँ पर नंबर सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज नहीं है तो समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। तो ध्यान देवे, अपने नंबर सिस्टम में बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। कक्षा 9th में 8th में आपने इनको पढ़ा है, तो यहाँ पर उसका उपयोग होने वाला है। तो वास्तविक संख्याएं कब बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं कब अपन बोल सकते हैं कि रियल नंबर है। प्राकृत संख्याएं 1 टू इंफिनिटी तक चलती है। पूर्ण संख्याएं आप होल नंबर आप चलाते हो 0 टू इंफिनिटी। तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती है, उनको होल नंबर बोला जाता है। अब बच्चों प्राइम नंबर की अपन चर्चा करें कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें उन्हीं संख्या के अलावा, उसी संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। मतलब कि वो संख्या अपने आप से तो डिवाइड हो, लेकिन किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर। उसमें केवल एक, आप एक से तो सबको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उसी संख्या के अलावा उसमें प्रॉपर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, एक को छोड़ करके। वो बच्चों होती है प्राइम नंबर, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या को आप लिखिए, यहाँ पर क्या हो सकती है 2, 3, 5, 7। बच्चों 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है। तो 9 नहीं लिखिए, 11 लिखिए। लाइक दैट ऐसी एक बना सकते हो आप इंफिनिटी तक, जब तक भी आप लिखना चाहो। तो इस तरीके से याद रखो बच्चों। जब प्रोबेबिलिटी की भी चर्चा करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि एक आपने पासा फेंका या एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। डाइस से भी अपन ने चर्चा करी थी। एक आपके पास में कोई नंबर दे दिया 1 से लेकर के 20 तक, आपको कह दिया कि इसमें से एक नंबर का चेन होता है
तो उसका प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब भी अपन इनकी चर्चा करी थी। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो उनमें उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों पूर्णांक संख्या की। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, ध्यान दे रहे। मैं पहले तो पूर्णांक का मतलब समझा देता हूँ कि पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों पूरा। पूरा अंक जब होगा वो पूर्णांक है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूरा अंक। पूरा अंक चाहे वो पॉजिटिव हो, लाइक दैट वो पॉजिटिव, लाइक दैट वो नेगेटिव, वो कुछ भी हो वो पूर्णांक होगा बच्चों। पूर्णांक कभी भी -1/2 हाफ नहीं हो सकता। आप भिन्न में नहीं बना सकते, पूर्णांक भिन्न में नहीं होते हैं। पूर्णांक केवल और केवल पूरा अंक होता है जो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उसी को बच्चों पूर्णांक कहा जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें। तो आप पूर्णांक संख्याओं को, इंटीजर नंबर को i से डिनोट करके आप लिख सकते हैं। -1, 2, 3, -4 ये सब के सब इंटीजर है बच्चों, पूर्णांक है। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जब मैं चर्चा करूँ तो r बोल सकता हूँ, इसको r से डिनोट कर देंगे या q से डिनोट कर सकते हो। तो परिमेय संख्या क्या होती है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ऐसी संख्या है जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर आपके पास में q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनको आप अंश बटे हर या p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, वो बच्चों आपके पास में रेशनल नंबर, जहां पर आपके पास में q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रेशनल नंबर कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे आपने लिखा है 3/4, 1/2, यहाँ पर q मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ 3/4 और p/q का, तो निश्चित रूप से यहाँ से q डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू 4 आ रही है, तो 0 नहीं बन रहा, तो निश्चित रूप से ये रेशनल नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट आप करोगे तो वो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इरेशनल नंबर का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जहां पर आप उनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां q इक्वल्स टू 0 हो जाए। आप इन नंबर्स को नोट करें और इनके कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। और इरेशनल नंबर के आप लिख सकते हो √3, √2, √6, ये सब के सब इरेशनल नंबर है बच्चों, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, चर्चा करते आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास में कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि अपन ने छोटी क्लासों में भी इनको जाना है, और अगर आपको छोटी क्लासों में ये चीजें नहीं पता थी तो आप यहाँ से ध्यान रखोगे, तो इन पर भी एक बार आपको काम करने की आवश्यकता है, एक बार देखने की आवश्यकता है, इनको भी याद रखें कि कौन सा नंबर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं इस एक्सरसाइज के डीप में आपको लेकर जाता हूँ कि इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। तो रेशनल नंबर इस एक्सरसाइज की डेफिनेशन थी, तो अब मैं यहाँ पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ। मैंने रेशनल नंबर रियल नंबर की यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। अपन ने चर्चा करी अभी थोड़ी देर पहले, एक तो इरेशनल नंबर, और एक चर्चा करी रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। यदि मैं रियल नंबर की डेफिनेशन लिखूं तो निश्चित रूप से रियल नंबर जो बनेगा, वास्तविक संख्याएं जो बनेगी यहाँ पर मेरे पास में, वास्तविक संख्याएं जो होगी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर का जो संयोजन है, या इरेशनल अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संयोजन, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संयोजन ही या समुच्चय आपके पास में वास्तविक संख्या होती है। ओके, उसको रियल नंबर बोलते हैं बच्चों, इसको R से डिनोट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं
नंबर्स, और ये यहाँ पर आपके पास में परिमेय संख्याएं। तो ये दोनों का जो संयोजन है या समूह है आपको रियल नंबर देगा। नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो इस एक्सरसाइज में अपने पास में जो टॉपिक आता है वो फर्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। ध्यान देवे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय जो है वो वैज्ञानिक यूक्लिड ने दी। यूक्लिड एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ और भी सिद्धांत दिए जिसमें संख्याओं के बारे में इन्होंने विशेषकर बताया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसमें इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि इन्होंने दो पूर्णांक लिए। इन्होंने दो पूर्णांक, बच्चों पूर्णांक पता है ना, पूरे अंक। तो पूर्णांक इन्होंने b और a, आप इन्होंने दो पूर्णांक लिए। पूर्णांक b और a इन्होंने क्या किया, पूर्णांक b में पूर्णांक a का भाग दिया। तो इन्होंने एक कोशेंट जो है, भागफल जो इन्होंने पाया वो c पाया। बच्चों सामान्य तरीके से आपने पढ़ा होगा, 4 में आपने 2 का भाग दिया, 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 2 जा 4 माइनस 0। आपने जब 4 यहाँ पर जो है वो यहाँ पर b 4 जो यहाँ पर है भाज्य है और a जो है यहाँ पर भाजक है। जब भाज्य को भाजक से डिवाइड किया गया तो बच्चों एक कोशेंट बना, भागफल बना। वो भागफल आपके पास में प्राप्त हो गया। भागफल आने के बाद में यहाँ रिमाइंडर कुछ बचेगा बच्चों, शेषफल। ओके, इन्होंने देखा कि किसी संख्या, किसी पूर्णांक b को किसी दूसरे पूर्णांक a से डिवाइड करने पर एक कोशेंट प्राप्त होता है, एक भागफल प्राप्त होता है। उस भागफल के माध्यम से इन्होंने यहाँ से इस रिजल्ट के माध्यम से इन्होंने एक थ्योरम का निर्माण कर दिया बच्चों। उसको बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसको लिखा इन्होंने a = bq + r, bq + r। बच्चों r का मान जो होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से छोटा होगा। सॉरी, या तो 0 r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और r जो होगा वो छोटा होगा बच्चों b से, इस भाजक से छोटा होगा। ये ध्यान रख लो। यहाँ पर बच्चों भाजक क्या है, 4। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो निश्चित रूप से बड़ा है 0 से। बच्चों भाजक बड़ा है ना यहाँ 0 से, तो ये ध्यान रखना। इसी को इन्होंने बोला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम है ये। इस एक्सरसाइज में अपन यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। किस तरीके से अपन इससे एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। नोट करें बच्चों, नोट करें। इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो अभी थोड़ी देर में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस प्रमेय को आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों अपन ने जो पूर्णांक लिए थे ना, एक b और a, ये अशून्य पूर्णांक है। इस बात का ध्यान रखना, मतलब कि a does not equal to 0। अशून्य मतलब 0 नहीं है ये। तो इसके कुछ भाजकता के जो नियम बनेंगे मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बनेंगे। देखिए भाजकता के नियम क्या है, यहाँ से इस एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं। +-1 से बच्चों, +-1 का मतलब हो गया प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी। किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित किया जा सकता है। किसी भी +-1 से किसी भी अशून्य पूर्णांक को सेकंड जो है यहाँ पर आपके पास में वो है
जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। जीरो में किसी भी संख्या से भाग लग सकता है, जैसे जीरो में 2 का भाग दिया तो 0 रिजल्ट आ गया। लेकिन बच्चों इसका विलोम असत्य है कि आप 1/0 करो तो आपके पास में ये अपरिभाषित हो गया। तो ये भाजकता के नियम है, आप इनका ध्यान रखोगे। और ए और बी आपके पास में कोई अशून्य पूर्णांक है तो यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का इस तरीके से लगेगी। अब अपन चर्चा जब करें इसकी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो वो अपन को यही देखना बच्चों, मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपके पास में आर से इस पर आएगा ना, आर यहाँ पर वो हमेशा बी से बड़ा होगा। और बी यहाँ पर आपके पास में भाजक है, तो बी भाजक आपने जिस संख्या का भाग लगाया है उसका मान शेषपद से बड़ा ही आएगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ओके, नोट करो। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं, ध्यान देवे। लो भाई लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल है पेज नंबर 30 पर जो दिया गया है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 30 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। बच्चों q एक पूर्णांक है जिसको इन्होंने लिखा है, क्या दर्शाना है आपको, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, पूरा अंक है बच्चों, ओके। बच्चों मैंने आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का जब पढ़ाई थी तब मैंने आपको यहाँ पर a की क्या, अगर मैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का की बात करूं, a = bq+r, जहां आपके पास में जो मान बना था 0 is less than equals to r और r is less than b, यही बना था। आप अगर यहां से इसको देखें, a इक्वल टू मेरे पास में निश्चित रूप से ये मान जब बना होगा तो a इक्वल टू bq, और इस कंडीशन में मेरे पास में r का मान 0 बना होगा तभी मेरे पास में 3q मिलेगा। ध्यान देवे, मेरे पास में a बराबर bq बना तो इस कंडीशन में मेरे पास में a की जो वैल्यू हुई है, b का जो मान बना है मेरे पास में, b का जो मान बना है वो निश्चित रूप से 3 बना है बच्चों। जब 3q का बनाऊंगा मैं इस स्थिति में बना पाऊंगा कि आपके पास में r का मान 0 हो तभी a इक्वल टू 3q बना हो। तो आपके पास में यदि q कोई पूर्णांक है, यदि q कोई पूर्णांक है तो सीधा सीधा सवाल हो गया, आपके पास में r की वैल्यू यहाँ 1 0 1 2 बना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर a बराबर 3q+0 रखते हो तो आपको 3q मिल जाएगा, और जब आप a बराबर 3q+ r की वैल्यू आप 1 रखते हो तो आपके पास में 3q+1 का रूप हो जाएगा, और जैसे ही आप a बराबर 3q+r की वैल्यू 2 रखते हो तो ये 3q+2 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास में q अगर कोई पूर्णांक है तो r का मान यहाँ पर निश्चित रूप से इसके कंपैरिजन में 0 1 2 ही बना है, तो ये मान इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओके। ये सवाल सिर्फ इतना ही है, नोट करिए। एक बार वापस से समझ लीजिए, यहाँ पर आपके पास में दर्शाना है कि पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों पहले तो ये ध्यान दो, यहाँ पर पूर्णांक धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, आप ऋणात्मक नहीं रख सकते। अंक पूरा होना चाहिए लेकिन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और जब यहाँ पर इसने कहा कि 3q+1 का रूप हो सकता है तो निश्चित 3q का रूप हो सकता है। 3q कब बनेगा बच्चों आपके पास में, इसके कंपैरिजन से 3q कब बन रहा होगा, जब b की वैल्यू 3 रखोगे और r का मान 0 बना होगा।
सोचो थोड़ा, r का मान 0 बनेगा तभी यहाँ पर b की वैल्यू 3 आएगी, a इक्वल टू 3q, तो 3q का रूप हो जाएगा। अगर r का मान जैसे ही आप 1 रखते हो तो ये 3q प्लस 1 का रूप ले लेगा। इसी के कंपैरिजन में देख लो बच्चों। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास में r का जो मान आएगा ना, r का मान वो 0 के इक्वल आ सकता है या r बड़ा हो सकता है 0 से। r मतलब बच्चों रिमाइंडर, शेषफल की बात कर रहा हूं मैं। और शेषफल जो हो सकता है इसमें आपके पास में भाजक जो b है वो बड़ा होगा शेषफल से। बच्चों ये ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर 0 इज लेस देन या इक्वल्स टू r और r इज लेस देन टू b। r जो है शेषफल है वो b से छोटा है बच्चों, यहाँ पर छोटा दिखाया गया है। तो आपके पास में ये 3q प्लस 3q का रूप होगा जब आपके पास में r इक्वल्स टू 0 बनेगा। 3q प्लस 1 का रूप होगा जब आपके पास में r की वैल्यू 1 होगी। तो बच्चों ये धनात्मक पूर्णांक मैंने रखे हैं, पूर्णांक मतलब होता तो पूर्णांक है बच्चों, लेकिन प्रश्न में इसने धनात्मक कहा है तो मैं धनात्मक ही लिखूंगा, ऋणात्मक नहीं लिख सकता। तो आप लिख सकते हैं अतः 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 को 3q प्लस 2 को पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है एक्सरसाइज का। उसमें आपकी बुक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ निकालना सिखाया है। एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, किस तरीके से इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे अपन ज्ञात करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं उसके, जो आपको फॉलो करके उसको हल करना है। आपको फर्स्ट स्टेप में मतलब कि प्रथम चरण में आपको कहा गया है कि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए तथा पूर्णांक q एवं r, बच्चों पूर्णांक q एवं r, q क्या है बच्चों यहाँ पर, बच्चों कोशेंट्स, भागफल एवं r जो रिमाइंडर आपके पास में आएगा इस प्रकार है कि a इक्वल्स टू bq प्लस r, 0 इस लेस देन, 0 का जो मान होगा वो r के इक्वल या r से छोटा होगा और r जो होगा वो बड़ा होगा b से। बच्चों यहाँ से r पता चल रहा है, रिमाइंडर है, a आपके पास में जो है वो आपके पास में भाज्य है, p आपके पास में भाजक है, q आपके पास में कोशेंट्स है, भागफल जो आप भाग देने के बाद में प्राप्त करोगे, और r आपके पास में रिमाइंडर है। ओके, दूसरा स्टेप आपके पास में होगा, यदि a और b का महत्तम समापवर्तक a और b का महत्तम समापवर्तक है, यदि r डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अगर आपके पास में r का मान 0 के इक्वल नहीं आता है तथा b तथा r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पूर्णांक q1 एवं r1 से ज्ञात किया जाता है। अगर आपने भाग लगाया, मान लो दो आपके पास में पूर्णांक आ गई 12 और आपको बोल दिया 12 और 25 बोल दिया कि इसका एचसीएफ आप याद करो, तो पहला स्टेप जो इसका होगा उसमें आपको बड़ी संख्या का चयन करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और उसके चिन्ह के हिसाब से उसको डिटरमाइन कर देना है। तो यहाँ पर 25 ग्रेटर देन 12 वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप 25 को डिवाइड करोगे 12 से, बच्चों भाग 12 में आपने 25 को डिवाइड किया तो 2 बार गया और आपके पास में 1 रिमाइंडर हो गया। तो आप 25 इक्वल्स टू 25 को इस तरीके से लिखोगे 12 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। बच्चों ध्यान से देखो, a यहाँ पर आपके पास में ये a है, ये आपके पास में b है, ये क्वोशिएंट्स है भागफल, और ये आपके पास में रिमाइंडर है। तो ये a बराबर b2 प्लस r का ही रूप है ये। तो इसने ये कहा है कि आपके पास में r का मान अगर शेषफल 0 बनता है, 0 के बराबर नहीं है, r डज नॉट इक्वल्स टू 0, बच्चों यहाँ पर ऐसा ही कुछ बन रहा है, यहाँ r का मान 0 नहीं आया है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, b तथा r के लिए। अब b तथा r, बच्चों इसका b क्या है, ये वाला 12 है, और r क्या है 1, इसको डिवाइड करके आप b तथा r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर पूर्णांक q1 व r1 से ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों सेकंड स्थिति में आपको ये करना होगा। ओके, और लास्ट स्थिति इसमें आपने आगे कहा है, यदि आपके पास में r1 का मान 0 आ जाता है
यहाँ पर भाग देने के बाद में आपने 12 में 1 का भाग दिया, तो जो 12 बार गया तो यहाँ पर आपके पास में 0 आ गया। 1 गुणा 12 प्लस R1 का मान आपके पास में 0 आ गया बच्चों। ओके, 0 आने पर R व R1 में यूक्लिडी विभाजन पर में R होगा, यदि R1 का मान 0 हो तो A और B का महत्तम समापवर्ती R होगा। अगर आपके पास में R1 का मान 0 बन जाता है, यहाँ पर R1 का मान 0 आ जाता है आगे, तो यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्ती बच्चों इसका भाजक ही होगा। क्या होगा? भाजक। आगे आपको कहा गया है कि R व R1 में यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो। अगर आपके पास में भाग देने पर शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप भाजक को फिर भाज्य में कन्वर्ट करके फिर R1 का इसमें डिवाइड कीजिए। भाग तब तक लगाते रहिएगा जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब तक आपके पास में शेषफल 0 नहीं आता तब तक आपको भाग लगाते रहना है बच्चों। जो लास्ट स्थिति में अगर आपके पास में शेषफल 0 आ जाता है तो उसका भाजक ही उसका HCF होगा। उसका भाजक ही उसका क्या होगा? HCF होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल है मेरे पास में 60 और 40। 60 और 40 दो पूर्णांक है मेरे पास में। इसका मेरे को HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो कलन विधि आपके पास में HCF के लिए ही है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर जो ग्रेटर देन बड़ी राशि कौन है? तो 60 यहाँ पर ग्रेटर देन 40। अब आप इसे A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखिए। तो आप लिखोगे A की वैल्यू आपके पास में 60 इज 40। तो आपने क्या किया? 60 को डिवाइड किया 40 से। डिवाइड करने पर बच्चों ज्यादा बार नहीं जाना चाहिए, कम बार ही लगाना है। तो 40 एकम 40, 40 मध्य 40, आपके पास में रिमाइंडर यहाँ पर 20 बचा। अब 40 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट्स क्या है बच्चों? A बराबर BQ प्लस R होता है। तो B आपके पास में बच्चों भाजक है। भाजक मतलब आप जिस संख्या का भाग दे रहे हो, तो आपने भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त किया बच्चों? 1। 1 प्राप्त होने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर बचा 20, और 20 का यहाँ पर आपके पास में R1 का मान, R का मान जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। नहीं आया ना बच्चों? आगे बढ़ो। फिर आपके पास में इसने ये कहा है कि आप B को यहाँ पर आप A में कन्वर्ट करें। अभी तो सेकंड स्टेप था अपना। यदि A और B का महत्तम समापवर्ती यदि R ≠ 0 हो तो B तथा R1 के लिए ये कंडीशन हो जाएगी। तो आप B को बनाइए, B = 40 और R का मान आपके पास में 20। तो आप इसको डिवाइड करिए। अब 40 को डिवाइड कीजिए 20 से, तो 22 × 40, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये 2 + 0, तो R का मान आपके पास में यहाँ 0 बन गया। तो बच्चों इसका भाजक जो बना है आपके पास में वो ही इसका HCF है, वो ही इसका HCF है। तो इसका HCF जो बना है आपके पास में 20 बना है। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को बच्चों हल करना है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बोर्ड की परीक्षा में इस एक्सरसाइज से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो नोट करें, इन चरण को नोट करें, आप नोट करें इसको। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपने ये चरण अगर याद रख लिए तो आप आसानी से HCF निकाल सकते हो। तो चरण का ध्यान रखिए, कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल की चर्चा कर रहा हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। बुक में पेज नंबर 31 पे में लिखा हुआ है कि आप 81, 81 और 237 का महत्तम समापवर्ती यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 81 एंड 237। ओके, इसका आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फर्स्ट चरण क्या बताया था मैंने? जो आपके पास में बड़ी जो राशि है आपके पास में जो बड़ा मान है उसको चिन्ह के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो 81 इज लेस देन 237 या 237 इज ग्रेटर देन 81। दोनों ही सही है बच्चों। ओके, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर आपको जिस राशि को बड़ा बनाना है वो ही जिसमें आपको भाग देना है। तो बड़ी राशि में आप छोटी राशि का भाग कर रहे हो यहाँ पर, तो 237 = 81। ओके, चिन्ह के रूप में दोनों सही है, दोनों गलत नहीं। यहाँ पर 237 ही बड़ा है 81 से। अब आप क्या करोगे?
237 को डिवाइड कर रहे हो 81 से, तो बच्चों 81 से डिवाइड करोगे तो 81 मल्टीप्लाई 3 बच्चों 240 हो जाएगा, और 240 जो होता है वो 237 से ज्यादा हो गया, तो आप 81 को डिवाइड कीजिए 2 से, और 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 162 बन जाएगा, और 2 बार तो ये 162, रिमाइंडर जब आप बनाओगे तो यहाँ 5 और 13 में से 6 गए तो 7 और यहाँ पर 0 75। तो इस कंडीशन को आप लिखोगे a इक्वल्स टू 237 को डिवाइड किया 81 से, तो आपके पास में क्वोशंट्स जो बना मतलब कि भागफल आपके पास में 2 बना, और रिमाइंडर आपके पास में 75 आया, और 75 जो आया r का मान जो होगा डज नॉट इक्वल्स टू 0 बना आपके पास। बच्चों शेषफल 0 नहीं आया, और मैंने आपको बताया जब चरण में चर्चा करी तो भाग तब तक लगाते रहना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता था। अब यहाँ पर अपनी सेकंड जो चरण था उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो सेकंड चरण में मैंने आपको क्या पढ़ाया था उसको ध्यान में देख रखिए। सेकंड चरण में मैंने आपको बताया था कि Q आपके पास में इसका मान जो आपके पास में BQ दिया हुआ है, तो BQ को आप कन्वर्ट कीजिए भाज्य में, और आपके पास में जो रिमाइंडर R का मान आया है उसको लिखिए R आपके पास में 75 बना, तो अब आपके पास में 81 को डिवाइड करना है 75 से, तो आपने 81 को 75 से डिवाइड किया तो 1 और 75, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 6, तो 75 इज मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपके पास में r का मान 0 के इक्वल नहीं आया है, तो वो ही आगे वही स्टेप चलेगा। आप 75 को बनाइए भाज्य और 6 को बनाइए भाजक। 75 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो आपके पास में मान बनेगा 6 1 जा 6, और यहाँ पर 1 और ये 15, तो 6 2 जा 12 है, और ये 3 बन जाएगा यहाँ पर 12 है, तो 15 में से 2 12 गए तो यहाँ पर आपके पास में 3 बचा, तो 6 मल्टीप्लाई 12 है प्लस 3, तो 5 चिकाने 75 प्लस 3 75 के इक्वल बन रहा है। अभी भी आपके पास में r का मान 0 नहीं आया है, तो r डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। उसके बाद में आप इसको b को फिर से आप कन्वर्ट कीजिए भाज्य में, और 3 जो रिमाइंडर आपके पास में बचा उसको भाजक बनाइए। अब 6 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो 3 2 जा 6, और आपके पास में रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो r इक्वल्स टू 0 बन गया बच्चों। तो जो इसका जो भाजक होगा HCF, वो भाजक यहाँ पर 3 होगा, तो इस क्वेश्चन का जो HCF आपके पास में बना है हाई कॉमन फैक्टर वो 3 बना है बच्चों 3। ओके, इस तरीके से आपको हल करना है, बहुत ही आसान है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और क्लास अपना जो कोर्स थोड़े दिनों में हो जाएगा कंप्लीट, और जो विद्यार्थी अभी जुड़े नहीं हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है, तो जो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी थे गणित विषय की जिनकी परीक्षा हुई नहीं थी कोरोना वायरस की वजह से, तो वो भी होने वाली है। तो जो विद्यार्थी थोड़े डिस्टर्ब हुए तो वो भी जुड़े और नियमित क्लास ले, और अपने जो मार्क्स है वो सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।